एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, शांति को जोर जबरदस्ती से कायम नहीं रखा जा सकता, इसे केवल समझ से हासिल किया जा सकता है। इसी विचार के साथ आज के हमारे इस गहन विमर्श में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना पर बात कर रहे हैं जिसने काफ़ी ध्यान खींचा है। रूस और चीन, इन्होंने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी पहली संयुक्त पनडुब्बी गश्त पूरी की है। तो ये सिर्फ एक नौसैनिक गतिविधि नहीं है, इसके गहरे रणनीतिक मायने हैं। खासकर नई दिल्ली और वॉशिंगटन डीसी जैसी राजधानियों के लिए तो ये बहुत अहम है। हमारी आज की चर्चा का आधार है द प्रिंट में छपा एक महत्वपूर्ण लेख, और हमारा मकसद है इस घटना का एक आलोचनात्मक विश्लेषण करना, मतलब तथ्यों को समझना और उनके पीछे के इरादे, संदर्भ और असर को भी देखना। और हाँ, ये चर्चा यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए तो खास तौर पर काफ़ी प्रासंगिक है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सुरक्षा से जुड़े कई अहम पहलुओं को छूती है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं परत दर परत। ये वाकई किसी रूटीन अभ्यास से कहीं ज़्यादा लगता है। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, आखिर हुआ क्या है? जी, तो हुआ ये है कि रूसी नौसेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी मतलब पीएलए, इनकी नौसेना की पनडुब्बियों ने मिलकर एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी पहली जॉइंट अंडर वाटर पेट्रोलिंग यानी पानी के नीचे गश्त पूरी की है। और ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां थीं। देखिए, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां जो होती हैं वो परमाणु पनडुब्बियों से ज़्यादा शांत होती हैं, खासकर तटीय इलाकों में जैसे जापान सागर या पूर्वी चीन सागर। अच्छा। हाँ, तो इस वजह से वो इन इलाकों में निगरानी या गश्त के लिए ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। और ये कौन सी पनडुब्बियां थीं, कुछ पता है इसके बारे में? और कब और कहाँ हुई ये गश्त? हाँ, रूसी प्रशांत बेड़े ने बताया कि उनकी किलो क्लास की अटैक सबमरीन वोल्खोव B603 वो इसमें शामिल थी, और चीन की भी एक पनडुब्बी थी। हालांकि उसकी पहचान उन्होंने बताई नहीं है। और ये गश्त हुई अगस्त की शुरुआत में, ठीक जब जापान सागर में रूस चीन का समुद्री सहभागिता 2025 अभ्यास खत्म हुआ, उसके फौरन बाद। बयान ये कहता है कि दोनों पनडुब्बियों ने जापान सागर और पूर्वी चीन सागर में एक तय रास्ते पर साथ में गश्त की और फिर अपने अपने बेस पर लौट गईं। ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी। आपने दूरी का जिक्र किया, कितनी लंबी थी ये गश्त? और क्या पनडुब्बियां अकेली थीं या कोई और जहाज भी थे साथ में? जी हाँ, बिल्कुल। जानकारी के मुताबिक ये गश्त 2000 समुद्री मील से भी ज्यादा थी, मतलब लगभग 3700 किलोमीटर। ओह, काफी लंबी। हाँ, और एक और अहम बात, पनडुब्बियां अकेली नहीं थी। उनके साथ रूसी प्रशांत बेड़े का एक कार्वेट युद्धपोत था ग्रोमकी, और एक बचाव टग जहाज भी 48 क्रिलोव। अच्छा, सहायक जहाज भी। क्यों? जी हाँ, देखिए, सहायक जहाज़ों का होना कई चीज़ें बताता है। एक तो ये पनडुब्बियों को सतह पर सुरक्षा देते हैं, दूसरा कम्युनिकेशन बनाए रखने में मदद करते हैं, और तीसरा अगर कोई इमरजेंसी हो तो मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो इनका होना दिखाता है कि ये ऑपरेशन कितना बड़ा था, कितनी प्लानिंग थी, कितना सीरियस था। ये सिर्फ दो पनडुब्बियों का साथ तैरना नहीं था। सही कहा। ये समन्वय और तैयारी का स्तर, ये तो काफी महत्वपूर्ण लगता है। क्या ये उनकी बढ़ती हुई इंटरऑपरेबिलिटी का संकेत है? मतलब दोनों देशों की सेनाओं का एक साथ काम करने की क्षमता बढ़ रही है? बिल्कुल। देखिए, पानी के नीचे जॉइंट पेट्रोलिंग करना वो सतह पर या हवा में साथ उड़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा जटिल होता है। इसके लिए न सिर्फ हाई लेवल टेक्निकल कोऑर्डिनेशन चाहिए, बल्कि दोनों नौसेनाओं के बीच गहरी समझ और प्रक्रियाओं का तालमेल भी चाहिए। तो हाँ, ये निश्चित रूप से उनकी बढ़ती इंटरऑपरेबिलिटी और एक दूसरे के साथ काम करने में बढ़ते कंफर्ट लेवल को दिखाता है। चलिए, अब इरादों पर आते हैं। आधिकारिक तौर पर क्या कहा गया है? मतलब इस गश्त का उद्देश्य रूस ने क्या बताया? रूसी सरकारी न्यूज एजेंसी है टास, उसने रूसी प्रशांत बेड़े के हवाले से बताया कि घोषित उद्देश्य हैं दोनों देशों के बीच नेवल कोऑपरेशन मतलब नौसैनिक सहयोग मजबूत करना, और एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता उसको सुनिश्चित करना, समुद्री रास्तों की निगरानी करना, और साथ ही रूस और चीन की जो समुद्री आर्थिक गतिविधियां हैं उनकी सुविधाओं की रक्षा करना।
शांति और स्थिरता, वो भी दो देशों की पनडुब्बियों की संयुक्त गश्त के जरिए, ये बयान अपने आप में दिलचस्प है। क्या चीन का भी यही नजरिया है? उन्होंने इसे कैसे पेश किया? चीन का नजरिया थोड़ा अलग है, लेकिन पूरक लगता है। यहाँ ये दिलचस्प है कि चीन के एक मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, झांग जंशे। उन्होंने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स को बताया कि ये पहली संयुक्त पनडुब्बी गश्त चीन और रूस के बीच हाई लेवल के स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट यानी रणनीतिक विश्वास का सबूत है। रणनीतिक विश्वास। हाँ, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पनडुब्बियों को पानी के नीचे एक दूसरे के साथ संपर्क और समन्वय बनाए रखने के लिए सिर्फ अच्छी टेक्नोलॉजी काफी नहीं है, इसके लिए गहन आदान प्रदान और आपसी समझ की भी जरूरत होती है। रणनीतिक विश्वास, ये शब्द बहुत वजनदार लगता है। पानी के नीचे समन्वय के लिए ये विश्वास इतना क्यों जरूरी है? क्या मतलब है इसका? देखिए, पानी के नीचे समन्वय का मतलब है कि दोनों नौसेनाओं को अपनी पनडुब्बियों की बिल्कुल सटीक लोकेशन, उनके इरादे क्या हैं, उनकी ऑपरेशनल प्लानिंग क्या है और शायद सेंसर डेटा जैसी बहुत ही संवेदनशील जानकारी वो एक दूसरे के साथ रियल टाइम में शेयर करनी पड़ती हैं, ताकि वो आपस में टकरा ना जाएं या एक दूसरे के काम में रुकावट ना बने और मिलकर प्रभावी ढंग से काम कर सकें। तो इस लेवल की सेंसिटिव जानकारी शेयर करने की इच्छा और क्षमता, यही गहरे रणनीतिक विश्वास का सबसे बड़ा सबूत है। ये दिखाता है कि दोनों देश कम से कम इस ऑपरेशन के संदर्भ में एक दूसरे को खतरा नहीं मानते। ये स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या चीन ने ये भी कहा कि ये अभ्यास किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है? अक्सर ऐसे बयानों में ये जोड़ा जाता है। हाँ, ये स्पष्टीकरण दिया गया था पिछले महीने ही, जब इन अभ्यासों की प्लानिंग चल रही थी। तो चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता हैं सीनियर कर्नल झांग शाओगांग। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि रूस और चीन के बीच के मिलिट्री अभ्यास उनकी सालाना सहयोग योजना का हिस्सा हैं, और उन्होंने खास तौर पे कहा कि वे किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ निर्देशित नहीं हैं और ना ही वे वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्थिति से संबंधित हैं। अच्छा। लेकिन देखिए, इस तरह के आधिकारिक बयानों को हमेशा बड़े जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। मतलब भले ही वो किसी एक देश का नाम ना लें, पर ऐसी गतिविधियां इलाके की दूसरी ताकतों को, खासकर अमेरिका और उसके सहयोगियों को, एक साफ संदेश तो भेजती ही हैं। और यहीं पर बात असल में दिलचस्प हो जाती है। ये गश्त किस बड़े संदर्भ में हो रही है? क्या ये किसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है? इसके आसपास और कौन सी अहम घटनाएं हो रही हैं? बिल्कुल, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये गश्त कई दूसरी अहम घटनाओं के बीच हुई है, जिससे इसका समय और महत्व और भी बढ़ जाता है। पहला तो अमेरिका, भारत, रूस के बीच जो हाल में हुआ। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की। कारण बताया गया कि नई दिल्ली की मॉस्को के साथ पुरानी डिफेंस पार्टनरशिप है और वो रूस से तेल खरीदना जारी रखे हुए हैं। हाँ, ये खबर आई थी। जी। स्रोत के मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में बमबारी रोकने के लिए रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत के साथ आक्रामक आर्थिक लाभ का इस्तेमाल किया। तो ये दिखाता है कि बड़ी शक्तियां कैसे वैश्विक मुद्दों पर एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए दूसरे देशों के साथ अपने रिश्तों का इस्तेमाल कर रही हैं। हम यहाँ सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं कि स्रोत में क्या कहा गया है। तो एक तरफ अमेरिका का भारत पर दबाव, दूसरी तरफ क्या चल रहा है? दूसरी तरफ डिप्लोमैटिक गतिविधियां भी तेज हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन SCO समिट के लिए चीन के तियानजिन जाने वाले हैं। ये 2018 के बाद उनकी पहली चीन यात्रा होगी। वहां उनकी मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और कई दूसरे मध्य एशियाई नेताओं से भी होने की उम्मीद है। तो इसी तनाव भरे माहौल के बीच भारत SCO जैसे मंचों के जरिए रूस और चीन के साथ अपने रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहा है। तो एक तरह का जटिल मल्टीलैटरल समीकरण बन रहा है। और तीसरा कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम? तीसरा, ये पनडुब्बी गश्त बीजिंग में होने वाली एक बहुत बड़ी मिलिट्री परेड से ठीक पहले पूरी हुई है। चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार इस परेड में राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन समेत 2 दर्जन से ज्यादा विदेशी नेता शामिल होने वाले हैं। तो ये चीन के लिए न सिर्फ अपनी मिलिट्री ताकत दिखाने का मौका है, बल्कि ये भी दिखाने का कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद उसके कई सहयोगी और दोस्त हैं। तो ये सब एक साथ हो रहा है। अमेरिका का भारत पर दबाव, भारत की चीन और रूस के साथ कूटनीतिक बातचीत, और फिर रूस और चीन का ये जॉइंट मिलिट्री शो ऑफ फोर्स। ये सब घटनाएं अलग अलग नहीं लगती, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई सी महसूस होती हैं। निश्चित रूप से ये एक उभरते हुए पैटर्न का हिस्सा है। मॉस्को और बीजिंग लगातार अपनी मिलिट्री क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने प्रतिद्वंदियों, खासकर अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ एक तरह का डिटरेंस यानी निवारण बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
हमें वो फरवरी 2022 की उनकी नो लिमिट्स वाली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी याद रखनी चाहिए, जो यूक्रेन पर हमले से ठीक पहले घोषित हुई थी। उसके बाद से उनके जॉइंट मिलिट्री अभ्यासों की फ्रीक्वेंसी और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों बढ़ी हैं। आपने संयुक्त अभ्यासों का जिक्र किया। क्या ये पनडुब्बी गश्त अपनी तरह की पहली है या पहले भी उन्होंने मिलकर कुछ अलग तरह के अभ्यास किए हैं? जॉइंट अभ्यास तो वो नियमित रूप से करते आ रहे हैं, लेकिन उनका दायरा और स्वरूप बदल रहा है। जैसे पिछले साल जुलाई में उन्होंने अलास्का के पास अपना पहला जॉइंट बॉम्बर अभ्यास किया था, जिसमें रूस के TU-95 बेयर और चीन के शियान H-6 बॉम्बर शामिल थे। वो हवा में उनके कोऑर्डिनेशन को दिखाता था। ठीक। लेकिन 2024 का साल इस लिहाज से काफी असाधारण रहा है। स्रोत के अनुसार इस साल रूस और चीन ने मिलकर रिकॉर्ड 11 जॉइंट मिलिट्री अभ्यास किए हैं। किसी एक साल में ये सबसे ज्यादा है। इनमें 7 तो नेवल एक्सरसाइज ही थी, साथ ही आर्कटिक महासागर में उनकी पहली जॉइंट नेवल पेट्रोल और एक जॉइंट कोस्ट गार्ड मिशन भी था। तो ये पनडुब्बी गश्त इस बढ़ते सहयोग की सबसे नई और शायद सबसे अहम कड़ी है। ये उनके सहयोग को सतह और हवा से आगे बढ़ाकर पानी के नीचे के स्ट्रेटेजिकली बहुत सेंसिटिव डोमेन में ले जाती है। जैसा हमने पहले बात की, पानी के नीचे कोऑर्डिनेशन तकनीकी और रणनीतिक रूप से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। तो अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। इसका कुल मिलाकर क्या मतलब है, खासकर उन लोगों के लिए जो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जियोपॉलिटिक्स को गहराई से समझना चाहते हैं? उनके लिए मुख्य बातें या टेकअवेज क्या हैं? इस घटना से हमें क्या सीखना चाहिए? इसके कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं, जिन्हें यूपीएससी के नजरिए से समझना जरूरी है। पहला, गहराता सैन्य एकीकरण। ये पनडुब्बी गश्त साफ दिखाती है कि रूस और चीन का मिलिट्री कोऑपरेशन अब सिर्फ सतह और हवा तक सीमित नहीं है, ये पानी के नीचे तक पहुंच गया है। ये उनकी बढ़ती इंटरऑपरेबिलिटी और आपसी रणनीतिक विश्वास का ठोस सबूत है। यूपीएससी के लिए यह समझना जरूरी है कि कैसे दो देशों के सैन्य संबंध विकसित होते हैं। दूसरा, स्पष्ट रणनीतिक संकेत। इस गश्त का असली संदेश शायद पानी के नीचे ही छिपा है। ये एशिया प्रशांत में खासकर अमेरिका और उसके सहयोगी जैसे जापान और दक्षिण कोरिया को एक सीधा मैसेज है। ये उनकी पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं ASW को सीधी चुनौती है, खासकर उन सेंसिटिव समुद्री इलाकों में जो इन देशों के करीब हैं। ये सिर्फ ताकत दिखाना नहीं, बल्कि एक खास मिलिट्री क्षमता का संकेत देना है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स इसे स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग के उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। बिल्कुल। रूस चीन धुरी के और मजबूत होने का संकेत है। ये दिखाता है कि पश्चिमी देशों के दबाव के जवाब में वो एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं, एक तरह का वैकल्पिक शक्ति केंद्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों IR के छात्रों के लिए बदलते वैश्विक गठबंधनों को समझना अहम है। चौथा, बढ़ती परिचालन क्षमता। ये गश्त, जटिल जॉइंट ऑपरेशंस, खासकर पानी के नीचे के ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक करने में रूस और चीन की बढ़ती क्षमता दिखाती है। जैसा हमने बात की, इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी, गुप्त कम्युनिकेशन और हाई लेवल की आपसी समझ और कोऑर्डिनेशन चाहिए। ये उनकी नौसेनाओं की प्रोफेशनलिज्म और तकनीकी मैच्योरिटी दिखाता है। ये डिफेंस और सिक्योरिटी के टॉपिक्स के लिए प्रासंगिक है। और आखिरकार, ये एक अहम सवाल खड़ा करता है, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसी दूसरी क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियां रूस और चीन की इस बढ़ती नौसैनिक जुगलबंदी और पानी के नीचे की गतिविधियों पर कैसे रिएक्ट करेंगी? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उनकी अपनी नौसैनिक और रणनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या होंगी? ये उभरती हुई डायनामिक्स क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन को कैसे प्रभावित करेगी? यूपीएससी के नजरिए से ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध, GS पेपर 2, सुरक्षा, GS पेपर 3 और समुद्री रणनीति के विषयों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये घटना इन सभी क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है। कई परतों वाला एक रणनीतिक कदम है। इसके घोषित उद्देश्य भले ही शांति और स्थिरता जैसे सामान्य हों, लेकिन इसका समय, इसका स्थान और इसकी प्रकृति वो इसे कहीं ज्यादा अहम बनाती हैं। ये न सिर्फ रूस चीन के गहरे होते सैन्य और रणनीतिक रिश्तों का प्रतीक है, बल्कि ये अमेरिका और उसके सहयोगियों को एक साफ संदेश भी देता है। और ये सब एक ऐसे जटिल भू राजनीतिक माहौल में हो रहा है जहां यूक्रेन युद्ध से लेकर अमेरिका भारत व्यापार तनाव और SCO शिखर सम्मेलन जैसी कई कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं।
यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए इस घटना का विश्लेषण कई मायनों में उपयोगी है। ये दिखाता है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन कैसे बदल रहा है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों की प्रकृति, उनके रणनीतिक संदेश और उनकी बढ़ती जटिलता को समझना महत्वपूर्ण है। साथ ही ये भी देखना होगा कि इन घटनाक्रमों का भारत के राष्ट्रीय हितों, उसकी विदेश नीति और समुद्री सुरक्षा पर क्या असर पड़ता है। ये प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स और मेंस के लिए जीएस पेपर 2 IR और जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी डिफेंस के नजरिए से बेहद प्रासंगिक विषय है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक विचार जिस पर श्रोता सोच सकते हैं, ये खास गश्त जापान सागर और पूर्वी चीन सागर तक सीमित थी। ये वो इलाके हैं जो पारंपरिक रूप से चीन और रूस के करीबी समुद्री क्षेत्र माने जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर भविष्य में इस तरह की जॉइंट अंडर वाटर गतिविधियां प्रशांत महासागर के खुले हिस्सों में या हिंद महासागर जैसे क्षेत्रों तक फैलती हैं, तो इसके रणनीतिक मायने क्या होंगे? ये भारत और हिंद महासागर क्षेत्र की दूसरी शक्तियों के लिए किस तरह की नई सुरक्षा चुनौतियां पेश कर सकता है? ये भविष्य की समुद्री रणनीति के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये वाकई एक सोचने वाला सवाल है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इस पर नज़र रखनी होगी। उम्मीद है कि द प्रिंट के लेख पर आधारित ये गहन चर्चा आपको उपयोगी लगी होगी। यदि इस विश्लेषण ने आपकी जिज्ञासा जगाई है या आपके मन में कोई और प्रश्न है, खासकर यूपीएससी की तैयारी को लेकर, तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। इस तरह के और गहन विश्लेषणों और समसामयिक विषयों पर चर्चा के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक विचार करते रहिए और सीखते रहिए।